औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर ये तकरीबन हमारा 90 है। ये हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की ज़ीरो बुक के नाम से जो है इसका ये पिछले कुछ दिनों से हमारे चल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे जानदार जो खुर्दबीन से नज़र आते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते और वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलाते हैं। आज हमने पढ़ना है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस इसको कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इसको कहेंगे, कास्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है बीमारी, ये क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई की वजह से होता है। इसमें क्या होगा, लो ग्रेड टेम्परेचर, हल्का हल्का बुखार रहेगा, मसल्स पेन, जिस्म में दर्दें रहेंगी, एंड काज स्टिल बर्थ, और इससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो जाती है। स्टिल बर्थ कहते हैं मरा हुआ बच्चा पैदा होना। तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस इसको कहेंगे, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। ये देखें, ये बना हुआ अंधी का बच्चा कैसा है, छोटा सा, ये माइक्रोस्कोपी का नज़र नहीं आता, ये बड़ा करके दिखा रखा है उन्होंने, हैं। तो ये कुछ समरी है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। ये स्ट्रक्चर साख्त क्या है, बैक्टीरिया की, वायरसेस की, फंजाई की, प्रोटोजोआ की। न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कौन, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ। रिप्रोडक्शन, नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ। ये इस तरीके से चलेगा हमारा सारा का सारा, ये समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर बेटा, साख्त, बनावट। बैक्टीरिया की साख्त है यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल पर मुश्तमिल है, नो डेफिनेट न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यानी अंडे को अगर हम एक सेल समझें तो उसकी जर्दी क्या होती है, न्यूक्लियस। ठीक हो गया, तो इसमें बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। वायरसेस में नॉन सेलुलर, यानी ये बेजान, ये समझ लो, और इसमें DNA और RNA होता है, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं। फंजाई कैसी बनी होती है, यूनिसेलुलर है ये भी, यानी सिंगल सेल वाली, और हाइफी होते हैं, और डेफिनेट न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियस होता है। और फिर आ जाएंगे प्रोटोजोआ। हमने पिछले लेक्चर्स में ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ सारे पढ़े हैं। तो ये वाला अगर हम याद कर लेंगे तो हमें सारे के सारे लिखने के काबिल हो जाएंगे हम, ये इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, पिछला जितना भी हमने सारे लेक्चर लिए हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे हमें। तो प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है विद डेफिनेट न्यूक्लियस, और इसमें भी न्यूक्लियस है। तो अब देखा जाए, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर, फंजाई भी यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर, और इसमें बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं था, बाकियों में इनमें न्यूक्लियस था, और वायरसेस इन सबसे अलग है। न्यूट्रिशन, खुराक, बैक्टीरिया खुराक कैसे लेता है, ये सेप्रोफाइट्स हैं एंड पैरासाइट्स मेनली ऑन द प्रोटीन, यानी कि ये सेप्रोफाइट्स हैं, यानी जो अपनी खुराक जो है वो सेप्रोफाइट्स कहते हैं बेटा, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक गले सड़े जो पत्तों वगैरह से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, गोबर वगैरह से हासिल करे, वो सेप्रोफाइट्स हैं। तो बैक्टीरिया कुछ गले सड़े पत्तों से हासिल करते हैं खुराक, और कुछ पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होते हैं जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और खुराक हासिल करें और बदले में उनको नुकसान पहुंचाएं। तो बैक्टीरिया दो तरह की खुराक हासिल करते हैं, सेप्रोफाइट के तरीके से और पैरासाइट तरीके से। फिर आ जाएंगे वायरसेस, ये पैरासाइट हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन, ये पैरासाइट ही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेज़बान के जिस्म में दाखिल होकर ही अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे फंजाई, फंजाई पैरासाइट्स भी हैं एंड सेप्रोफाइट्स भी हैं। सेप्रोफाइट वही जो गले सड़े पत्तों से अपनी खुराक हासिल करें। फीडिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स पर भी गुजारा करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं मीठा, शुगर, उस पर भी फंजाई जल्दी आती हैं। प्रोटोजोआ खुराक कैसे हासिल करते हैं, पैरासाइट्स हैं, और फीडिंग ऑन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों से भी खुराक हासिल करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन कैसे, नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, तो बैक्टीरिया मेनली एसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि जहाँ मेल और फीमेल का मिलाप ना हो, और बिना मेल फीमेल के मिलाप से ही अपनी नस्ल बढ़ा दी जाए तो वो एसेक्सुअल कहलाती है। तो बैक्टीरिया एसेक्सुअल अपनी नस्ल बढ़ाता है। बाइनरी फिशन हमने पीछे पढ़ के आए हैं, ये सारा निचोड़ है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, और वायरसेस कहते हैं बाय न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, ये अपने न्यूक्लिक एसिड जो हैं यानी DNA और RNA, इनकी कापियाँ तैयार करके अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। फंजाई एसेक्सुअल बाय स्पोर्स, यानी एसेक्सुअल तरीके से ये अपने बीज बनाती है, स्पोर बनाती है फंजाई, और अपनी नस्ल बढ़ाती है। प्रोटोजोआ कैसे नस्ल बढ़ाता है, ये एसेक्सुअली मेनली सम सेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं
एसेक्सुअल तरीके से और सेक्सुअल तरीके से। सेक्सुअल का मतलब जिसमें सेक्स हो, मेल फीमेल का मिलाप हो, और एसेक्सुअल जिसमें मेल फीमेल का मिलाप ना हो। ऐसे ही कोई जानदार 1 से 2 में टूट जाए और अपनी नस्ल बढ़ा ले। तो ये थे इनके रिप्रोडक्शन के तरीके, बैक्टीरिया के, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ के। फिर आ जाएगा डिस्ट्रक्शन, तबाह कैसे होते हैं ये। बैक्टीरिया कैसे मरते हैं? हीट से मर जाते हैं, केमिकल से मर जाते हैं, रेडिएशन छुआओं से मर जाते हैं, एंटीबायोटिक से मर जाते हैं। वायरसेस कैसे मरते हैं? हीट से मरते हैं, केमिकल से मरते हैं और रेडिएशन छुआओं से मरते हैं, और एंटीवायरल ड्रग से, वायरस को मारने वाली। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने वाली, एंटीवायरल वायरस को मारने वाली। फिंजाई कैसे मरती है? ये भी हीट से, केमिकल से, एंटीबायोटिक से भी फिंजाई मर जाती है, एंड एंटी फंगल ड्रग्स और एंटी फंगल ड्रग्स भी होती हैं। और प्रोटोजोआ किससे मरेंगे? एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, प्रोटोजोआ को मारने वाली ड्रग्स एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स कहलाती हैं, ये उनसे मरेंगे बेटा। हार्मफुल क्या है, नुकसानदेह क्या है बेटा? बैक्टीरिया क्या हैं? पैथोजेनिक, पैथोजेनिक कहते हैं जो कि ऐसे जानदार जो बीमारी फैलाने की ताकत रखते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टीबी फैलाते हैं, कोलेरा हैज़ा फैलाते हैं, टाइफाइड बुखार फैलाते हैं। फिर वायरसेस आ जाएंगे, वायरसेस भी पैथोजेनिक हैं। HIV, एड्स जो है, और हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, ज़ुकाम, ये सारे वायरस की बीमारियां हैं। और आपकी फिंजाई भी पैथोजेनिक है, बीमारी फैलाने की सलाहियत है इसमें भी, और ये रिंग वॉर्म वगैरह करती है। मैंने फिंजाई वाली आपकी जो लेक्चर है उसमें पूरी इसकी तफसील दिखाई है, तस्वीरें भी दिखाई हैं। और ये आपका प्रोटोजोआ आ गया, ये भी पैथोजेनिक है, बीमारी फैलाने की ताकत रखता है, मलेरिया फैलाता है। अमीबिक डायसेंट्री, अमीबा से होने वाले जो पेचिश या मोशन है वो प्रोटोजोआ फैलाते हैं। फिर बेनिफिशियल, फ़ायदामंद हैं या नहीं? बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने के लिए फ़ायदेमंद हैं, विटामिन B बनाते हैं, डीकम्पोज़र हैं, यानी कि गला सड़ा के हमारे माहौल को, यानी कि गले सड़े पत्ते वगैरह को खा जाते हैं और हमारे माहौल को साफ़ करते हैं इसको, ये इसलिए फ़ायदेमंद है। और फर्मेंटर्स हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का अमल होता है बेटा, जो आपकी डबल रोटियां, पापे, बेकरी के आइटम बनते हैं और शराब बनती है, वो फर्मेंटेशन की वजह से ही होती है। और ये कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। और वायरसेस बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, साले नुकसान है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनका। तो बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं बेटा, बेनिफिट पढ़ रहे हैं। और फिर फिंजाई आ जाएगी। फिंजाई, ये एंटीबायोटिक तैयार करने में फिंजाई इस्तेमाल होती है। ह्यूमन फार्मर डीकम्पोज़र हैं ये भी, यानी गले सड़े मटीरियल को खा जाते हैं और हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। और ये फिंजाई भी फर्मेंटर्स हैं, यानी फर्मेंटेशन के ज़रिए शराब बनाना, डबल रोटी बनाना, पापे वगैरह, बेकरी के आइटम बनाना। और इसका जो आपके प्रोटोजोआ आ गए, ये सीवेज फीडर हैं। सीवेज फीडर कहते हैं जो आपका गटरों का पानी होता है उसको फीड करते हैं, उस पर ये अपना पलते बढ़ते हैं, और जो गटरों का पानी है वो उसके नुकसानदेह मटेरियल को ये प्रोटोजोआ खा जाते हैं, और वो सीवेज का पानी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाने के काबिल नहीं रहता। तो ये थे हमारे बेटा मुकम्मल तारुफ जो हम पढ़ के आए हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, जिसमें हमने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह देखे। तो अब हम पढ़ते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन देख लें बेटा। इन्फेक्शन कहीं पे भी पीप पड़ जाना उसको इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन अंदरूनी भी हो सकता है और बैरूनी भी हो सकता है। अंदरूनी कहते हैं अंदर किसी जगह पे इन्फेक्शन हो जाना, बैरूनी बाहर किसी ज़ख़म वगैरह में पीप पड़ जाना। तो इन्फेक्शन पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनटू ह्यूमन होस्ट, वो प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। होस्ट कहते हैं मेज़बान को बेटा। फॉलोड बाय देयर मल्टीप्लिकेशन, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए दाखिल होते हैं। विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। एट एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, इसमें नुकसान किसका होता है? होस्ट का। इस कॉल्ड इन्फेक्शन, इसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में दाखिल हो के अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देंगे और आपकी बॉडी को नुकसान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अक़साम कितनी हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन आ गया, व्हेन हेल्थी कैचेस इन्फेक्शन ड्यू टू प्राइमरी सोर्स,
ये प्राइमरी इन्फेक्शन वो है, कोई भी सेहतमंद शख्स इन्फेक्शन को ले लेता है किसी भी प्राइमरी सोर्स से, जैसे वो हॉस्पिटल में गया था या वो किसी गंदी जगह पे बैठ गया है, वहाँ पे जरासीम थे तो वहाँ से जो उसने लिए हैं जरासीम, वो प्राइमरी इन्फेक्शन है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है? अकर्स आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन, ये प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद होता है, ड्यू टू डिक्रीज डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर जो दिफाई मैकेनिज़्म है वो कमज़ोर हो चुका है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल हैं वो जरासीमों को मारते हैं। अगर वो कमज़ोर हो गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिक्रीज डिफेंसिव मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी। रिस्पॉन्स टू इम्यूनिटी व्हेन नॉट स्ट्रॉन्ग, जब इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग ना हो, जरासीमों को ना मार सके, फिर इन्फेक्शन होगा तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। पहला इन्फेक्शन जब यानी कि कोई भी शख्स गंदी जगह पे बैठ गया, हाथ लगा लिए, उन्हीं से खाना खा लिया, तो वो है प्राइमरी इन्फेक्शन। अब चला तो गया अंदर, अब अंदर दूसरा जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको मार देगा, कोई मसला नहीं है। हम ये प्राइमरी इन्फेक्शन से तो हर बंदा ही दो चार होता है बेटा, इससे तो बच सकते ही नहीं ना। तो हमारा अंदर बैठा हुआ है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, वो वाइट ब्लड सेल, वो हमारी बॉडी का पुलिस सिस्टम है। वो जैसे ही जरासीम अंदर दाखिल होते हैं उनको मार देते हैं। लेकिन अगर वो मारने से कासिर रहें, ना मार सकें, तो जो इन्फेक्शन होगा अंदर जाके उसको कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन बेटा। फिर आ जाएगा री इन्फेक्शन। सम इन्फेक्शन अकरिंग अगेन आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद दोबारा हो जाते हैं ड्यू टू हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं की होती। ससेप्टिबल आर प्रोन टू दैट डिजीज़ आर लेस आर वीक इम्यूनिटी विच रिजल्ट री अटैक, क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है, या ससेप्टिबल होता है, वह हसास होता है बंदा, या प्रोन टू डिजीज़ होता है, यानी डिजीज़ से उसको वाक़फ़ियत हो चुकी होती है और उसकी लेस है, कमज़ोर है, या वीक भी कमज़ोर होता है, तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसके नतीजे में दोबारा अटैक हो जाता है, उसको री इन्फेक्शन कहते हैं। फिर आ जाएगा क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन होता है पेशेंट सफरिंग फ्राम पार्टिकुलर डिजीज़, कोई भी मरीज़ जो है किसी ख़ास बीमारी से दो चार था, में एक्वायर फ्रेश इन्फेक्शन फ्राम देयर नेबर्स, और उसी बीमारी का इन्फेक्शन मज़ीद किसी अपने नेबर से ले लिया, नेबर को दे दिया उसने। सफरिंग फ्राम अनदर डिजीज़, जो कि दूसरी बीमारी में मुब्तला था, मे बी ट्रांसफ़र टू द बाय डॉक्टर, हो सकता है कि डॉक्टर से ट्रांसफ़र हो गई हो, डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दी गई हो। आप भी डॉक्टर को कर सकते हो, डॉक्टर से आपको भी हो सकती है, नर्सेस को हो जाए, अटेंडेंट को हो जाए, और अदर हॉस्पिटल स्टाफ या दूसरे हॉस्पिटल स्टाफ को भी हो जाए। विज़िटर जो मिलने आते हैं लोग, उनको हो जाए। फूड खाने के दौरान, अटेंसिल्स इस्तेमाल की चीज़ों के दौरान, बेड लिनन बिस्तर की चादरों के दौरान की वजह से, या ब्लैंकेट या कंबलों की वजह से। तो इन सब की वजह से जो इन्फेक्शन होगा, एक तो पहले ही बीमार थे, दूसरा एक और इन्फेक्शन आपके करीबी बंदे से हो गया, उसको कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन पहले था, डॉक्टर नर्स ने आए, डॉक्टर नर्सों को भी काफ़ी इन्फेक्शन होता है क्योंकि उन्होंने हर मरीज़ को डील करना होता है, तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन कहेंगे। फिर आ जाएगा एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर शॉर्टर ड्यूरेशन का इन्फेक्शन हो, लेस दैन 15 डेज़, 15 दिन से कम हो, उसको एक्यूट इन्फेक्शन कहेंगे। और अगर इन्फेक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन का हो, 15 दिन से ज़्यादा हो, मोर देन 15 डेज़, तो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहेंगे। एक्यूट थोड़े अरसे का, क्रॉनिक ज़्यादा अरसे का। तो ये थे हमारे इन्फेक्शन की 6 अक़साम। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। टाइप्स ऑफ डिजीज़, बीमारी की अक़साम कितनी होती हैं, तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।